हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 9 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस या ब्राजील? आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत को। देखिए, भारत ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ में आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने यह घोषणा ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद में की है। भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स गेम्स जो है 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के आयोजित किए जाएंगे, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लेंगे उन्हें ब्रिक्स गेम्स को करीब से देखने का मौका मिल सके। बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द यानी कि अब्रिविएशन है। और ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, यह ना ही किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? धर समिति, सिंघवी समिति, रघुरामन समिति या केवी कामत समिति? आपका राइट ऑप्शन है इसमें केवी कामत समिति। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो सेक्टर, विमानन और पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों में कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए 5 वित्तीय अनुपात और क्षेत्र विशिष्ट सीमाएं निर्दिष्ट की हैं। हाल ही में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र जो है केवी कामत समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसे 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट इन्होंने फाइल की है। अभी आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न एवं आभूषण, रसद, खनन, विनिर्माण, रियल एस्टेट और अन्य लोगों के बीच में शिपिंग भी शामिल है। समिति योजना को लागू करने के लिए 180 दिन निर्धारित करती है और एक अंतर लेनदार समझौते को अनिवार्य बनाती है। पैनल ने कहा है कि ऋण की अवधि अधिकतम 2 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में किस देश में आए टाइफून हैशन ने जनधन को भारी हानि पहुंचाई है? अमेरिका, जापान, उत्तर कोरिया या चीन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जापान। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर में जापान और इसके आसपास के क्षेत्र में दूसरे शक्तिशाली टाइफून हैशन ने जनधन को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। गौरतलब है कि इससे पहले टाइफून माइसक के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में भारी नुकसान हुआ था। बात कर लेते हैं टाइफून हैशन को चीनी भाषा में समुद्री देवता यानी कि सी गॉड के रूप में जाना जाता है। टाइफून या हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को सैफिर सिम्पसन विंड स्केल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग इसमें दी जाती है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। केंद्र सरकार की मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को कितनी भाषा में शुरू किया गया है? 10, 11, 12, 13? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 13 भाषाओं में। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के DEPWD विभाग के द्वारा 24 घंटे लगातार 7 दिनों तक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का 13 भाषाओं में शुभारंभ हाल ही में किया गया है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मानसिक रोगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कल वेबकास्ट के माध्यम से हेल्पलाइन पर इसका पोस्टर, विवरणिका और संसाधन पुस्तक का उद्घाटन भी किया है। इस हेल्पलाइन को भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी दूरसंचार नेटवर्क के किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन से टोल फ्री नंबर 1800-599-0019 पर डायल करके उपयोग में लाया जा सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति, अभिनय, लेखन या कवि? आपका राइट ऑप्शन था इसमें अभिनय। देखिए, टॉलीवुड एक्टर यानी कि तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का सुबह दिल का दौरा पड़ने से यानी कि हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे 73 ईयर्स के थे और जयप्रकाश ने कॉमेडी रोल से फिल्मों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्रह्मा पुत्रुदु से की थी। जयप्रकाश को इंडस्ट्री में जेपी के नाम से पुकारा जाता था। जयप्रकाश रेड्डी ने ब्लॉकबस्टर मूवीज़ जैसे कि जयाम मानिदरा और चेन्ना केशव रेड्डी में भी अपने दम पर लाखों फैंस अर्जित किए थे। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से समझौता किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें हिमाचल प्रदेश। देखिए, विश्व बैंक भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में एक $82 मिलियन यानी कि $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सड़क परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर इस पर हस्ताक्षर की है और इस परियोजना में विभिन्न शर्तें पहले जैसी होंगी, जैसे कि जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सड़कों का निर्माण, पर्यटन गलियारों के साथ में सड़क सुरक्षा सुधार
और फ्रूट बेल्ट में लॉजिस्टिक्स में वृद्धि करना इत्यादि। परियोजना भूस्खलन और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग समाधान लागू करेगी, क्योंकि ये राज्य की सड़कें संपर्क को प्रभावित करते हैं। ऋण में 15 वर्ष की अंतिम परिपक्वता अवधि है, जिसमें कि 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि भी शामिल है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसमें कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA इसके दो मुख्य घटक हैं। स्थापना हुई थी 1944 में। अभी वर्तमान में सदस्य हैं 189। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और MD एंड CFO हैं अंजुला कांत। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में चर्चित रहा पत्रिका गेट किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें राजस्थान में। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में स्थित पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। इस आयोजन के दौरान श्री गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नाम की 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई हैं। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई है। पत्रिका गेट का निर्माण इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वर्ष 2019 में जयपुर ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा नगर बन गया था। भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें कि 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल भी शामिल है। इतना सब आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में कश्मीर घाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बन गई हैं? आस्था भारद्वाज, हेमा शर्मा, उषा किरण या चारू सिन्हा? आपका राइट ऑप्शन इसमें चारू सिन्हा। देखिए, चारू सिन्हा कश्मीर में CRPF के गठन के लिए पहली महिला महानिरीक्षक IG बन गई हैं। वह तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की IPS अधिकारी हैं। उन्होंने पहले बिहार में CRPF गठन, नक्सल विरोधी अभियानों में बल की तैनाती का नेतृत्व किया था। चारू सिन्हा से पहले सोनाली मिश्रा ने कुछ साल पहले कश्मीर में BSF के IG के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं CRPF की, तो भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। आदर्श वाक्य है इनका सेवा और वफादारी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में चर्चा में रहा चुशूल क्षेत्र किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लद्दाख में। देखिए, चुशूल उपक्षेत्र 29 और 30 यानी कि 30 अगस्त की मध्यरात्रि को हुए आंदोलन के बाद में भारत और चीन की PLA टुकड़ियों के बीच में गतिरोध से चर्चा में आया है। चुशूल उपक्षेत्र जो है पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो के दक्षिण में स्थित है। इसमें ऊंचे टूटे पहाड़ और थांग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मैगर हिल के अलावा रेजांगला और रेकिनला, स्पेंगुलर गैप और चुशुल घाटी जैसी पहाड़ियाँ स्थापित हैं। LAC के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चुशुल घाटी में एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी है, जिसे चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुशुल भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में 5 बॉर्डर परसेंट मीटिंग पॉइंट्स में से एक है। यहाँ पर दोनों सेनाओं के प्रतिनिधि नियमित रूप से बातचीत के लिए मिलते हैं। चुशुल को अपने स्थान और इलाके के कारण जबरदस्त सामरिक महत्व प्राप्त है, जो कि इसे रसद तैनाती के लिए एक केंद्र बनाते हैं। चुशुल लेह का प्रवेश द्वार है। अगर चीन चुशुल में प्रवेश करता है तो वह लेह के लिए अपने अभियान शुरू कर सकता है यहाँ से। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या आयुष्मान खुराना? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आयुष्मान खुराना को। देखिए, हाल ही में निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार भी करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता को निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान यानी कि स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे, जो कि अपने टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट को भी सम्मिलित करता है, जो इस कठिन समय में सामूहिक रूप से ग्राहक के जीवन को सुरक्षित और सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो कल आपको दिया गया था। क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? आपका राइट ऑप्शन था इसमें इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य थे, बल्लेबाज थे। इयान बेल ने घरेलू सत्र की समाप्ति के बाद में संन्यास का ऐलान किया है। इंग्लैंड के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में खेलने वाले इयान बेल ने ट्विटर पर पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बेल ने साल 2015 में आखिरी बार इंग्लैंड की तरफ से कोई इंटरनेशनल मैच खेला था। ओवल में भारत के खिलाफ खेली 235 रन की पारी उनके टेस्ट करियर की सबसे बड़ी पारी रही है। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिवंगत प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का संबंध किस विज्ञान के किस क्षेत्र से था? वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल, रेडियो विज्ञान या भूविज्ञान? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें,
तो जितना हो सके उतना इसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।